तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग दिख रहा होगा, तो आप लोग वीडियो कॉल का पॉज कीजिएगा कुछ सेकंड के लिए और जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका सिंपल सा पूछा गया है, द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, ठीक है, आपसे प्रतिरोध का एसआई इकाई पूछा है। तो क्या होगा, तो इसका पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, तो ओम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन क्या था, कूलम। तो कूलम किसका एसआई यूनिट होता है, तो ये आपका चार्ज का एसआई यूनिट होता है। तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करेंगे, एक ऑप्शन है आपका न्यूटन। तो न्यूटन किसका एसआई यूनिट होता है, तो ये आपका फोर्स का एसआई यूनिट होता है। क्लियर है। और ये आपका रेजिस्टेंस का, यानी आपका इसी क्वेश्चन का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। क्या पूछा आपसे, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसके दिशा के विपरीत होता है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सेलरेशन होता क्या है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, चेंजिंग इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब v माइनस यू पर यूनिट टाइम, यही होता है मेरा एक्सेलरेशन। मतलब जो भी आपका वेलोसिटी में चेंजेस होगा पर यूनिट टाइम, वही मेरा एक्सेलरेशन कहलाता है। और ये मेरा v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, और ये क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो आपसे बोला नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात की गई है, मतलब क्या, मेरा ए जो भी आएगा, मेरा एक्सेलरेशन जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। अब आप ही सोचो इसका मतलब क्या होगा, ये पॉसिबल कब है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब मेरा फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई गाड़ी अगर आपका तेज चल रहा है, अब उसको धीरे करना है, तब उस समय क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही ना लगेगा। तो ये किसके आपके दिशा में लगेगा, तो वेलोसिटी के ही दिशा में लगेगा, मतलब वेलोसिटी के ही अपोजिट में लगेगा। बात समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 वेग यानी वेलोसिटी। क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे इसका एसआई यूनिट पूछा जा सकता है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ क्या पूछा आपसे, 1 kWh इक्वल टू, तो आपसे पूछा है कि 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होता है। तो ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो ये कितने जूल के बराबर होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। क्लियर है। अब एक तरीका क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, आपको जूल में ना दे के मेगा जूल में दे दे कि 1 किलोवाट आवर कितना मेगा जूल के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3.6 मेगा जूल के बराबर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको भी देख सकते हो। क्या पूछा आपसे, ऑक्टेव्स वर्गीकरण के न्यूलैंड्स लॉ में निम्नलिखित में कौन सा अंतिम तत्व है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट आपसे पूछा है कि इन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, इनका जब आपका ये जो आपका डिस्कवर किए थे पूरे आपका प्रेडिक्टेबल का, तो ये वर्ष चल रहा था, ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन से वर्ष में आपका ये डिस्कवर किए थे। तो ये आपका 1864 में किए थे। क्लियर है। अब यहाँ पास, अब जब ये आपका प्रेडिक्टेबल का जो डिस्कवर किए थे, तो टोटल आपसे पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि टोटल कितने एलिमेंट का डिस्कवर किए थे। तो ये आपका टोटल 56 एलिमेंट का डिस्कवर किए थे, जिसमें से आपसे पूछा है यहाँ पास क्या, लास्ट एलिमेंट बताओ, मतलब 56 नंबर वाला एलिमेंट बताओ। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए पहले से। तो ये होगा थोरियम, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। और कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से ही बनता है कि न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्लासिफिकेशन, वो आपका किस अकॉर्डिंग में आपका जो एलिमेंट को अरेंज किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग आपका वो पूरा एलिमेंट को अरेंज किए थे। क्लियर है। अभी जो हमारा जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है, वो किस तरीका से आपका पूरा अरेंज है, तो वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से पूरा अरेंज है। मगर जो पहले इन लोगों के द्वारा जो आपका डिस्कवर किया गया था, उस समय एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग आपका अरेंज हुआ था। क्लियर है। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बनते हैं इस तरीका से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको भी देख सकते हो। क्या पूछा आपका, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सा गैस निकलती है, मतलब विच गैस इज रिलीज व्हेन वाटर इज एडेड टू अ ब्लीचिंग पाउडर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट से। तो कौन सा गैस निकलती है, तो मैं बता देता हूँ, ये क्लोरीन गैस निकलती है। अब यहाँ पर देखो ब्लीचिंग पाउडर, आपसे कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर का डायरेक्ट फार्मूला पूछ ले या फिर केमिकल नाम ही पूछ ले। तो ब्लीचिंग पाउडर मेरा क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। ठीक है। तो मतलब CaOCl2 ये होता है मेरा ब्लीचिंग पाउडर। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, तब उस समय आपका क्या निकलता है, एक स्लैक लाइन निकलता है। तो ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं, ये आपका एक स्लैक लाइन निकलता है, और एक आपका हाइपोक्लोरस एसिड निकलता है। अब वही ऑक्सीडाइज होकर आपका क्लोरीन गैस निकालता है।
ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बस एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अगर आपको समझ आता है तो, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से, अब यही हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज जब होता है तब आपका क्लोरीन गैस निकलता है, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लोरीन गैस निकलता है। क्लियर है। और आपका कभी कभी क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आपका इसी में है, आपसे पूछ लेगा कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में कौन सा गैस का मतलब किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। यहाँ क्या पूछा है आपसे, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है अलैंगिक प्रजनन में, ठीक है। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दैट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देख लो, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्या होगा, नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, जो कि करेक्ट आंसर है। द न्यू ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। क्लियर है, ये इसी से आपका डिफरेंस पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। क्या पूछा आपसे, सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है, मतलब द रिफ्लेक्टर ऑफ अ सर्च लाइट इज, तो आपको बताना कौन सा इसमें आपका यूज़ होता है, मिरर मतलब दर्पण। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, बताओ कोई बता सकता है। तो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर, मतलब आपका क्या बोलते हैं इसको, अवतल दर्पण। अब आपको इसके यूजेस भी पता होना चाहिए, मतलब आपका कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रियर व्यू मिरर, मतलब जो गाड़ी में जो आपका कांच लगते हैं वो कौन सा आपका मिरर यूज़ होता है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को पूरा एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, कि कॉनकेव मिरर का यूज़ कहाँ होता है। आपसे क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरीके का ही बनते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। डेंटिस्ट लोग जो आपका, डॉक्टर लोग जो आपका मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले से पता होना चाहिए। क्लियर है। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, द रिफ्लेक्टर ऑफ सर्च लाइट इज कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये आपका इस कन्वर्जिंग मिरर के रूप में काम करता है, इसलिए आपका ये यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा है, निम्नलिखित में किस अभिक्रिया द्वारा ऊंचा प्रतिक्रिया वाली धातुओं को निष्कासन होता है, मतलब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिविटी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्यूरिफाइड मोल्टेन ओर, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि कौन सा प्रोसेस में आपका जो मेटल है वो बहुत हाईली रिएक्टिव, मतलब जो आपका हाईली रिएक्टिव मेटल है उसको प्यूरिफाइड किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, तो ये कौन सा प्रोसेस है ये आपको पता होना चाहिए। आपका इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, जहां पास आपका कोई भी हाईली रिएक्टिव मेटल को आपका प्यूरिफाइड किया जाता है करंट में के, मतलब हाई वोल्टेज करंट के थ्रू से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको भी देख सकते हो। क्या पूछा है आपसे, जब एक परिपथ में कोई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान, मतलब व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट द वैल्यू ऑफ करंट, तो करंट का वैल्यू क्या होता है जब आपका सीरीज मतलब जो रजिस्टर जो लोग जो प्रतिरोध जो चीज़ है वो आपका सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, तब आपका वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है। तो वो क्या होता है, एक समान रहता है, ठीक है, मतलब रिमेन्स द सेम, एक ही रहता है। क्लियर है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जो पैरेलल में आपका जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोलते हैं वोल्टेज, वो आपका वहाँ पर आपका सेम होता है। क्लियर है। तो फिलहाल इसमें क्या होगा, जो करंट होता है वो आपका सेम होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट, द वैल्यू ऑफ करंट इज रिमेन्स द सेम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। यहाँ क्या पूछा है आपसे, एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकल लंबाई f वायु में और एक द्रव में डुबाया जाता है, तो द्रव में दर्पण का फोकल लंबाई क्या होगी। मतलब सिंपल सा, ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ f इज इमर्ज इन अ लिक्विड, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इन लिक्विड विल बी, तो इसका आंसर क्या होगा f, क्योंकि कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप उसको पानी में डुबाओ या कहीं भी डुबाओ, उसका फोकल लेंथ में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कुछ भी आपका डिपेंड नहीं पड़ता है आपका फोकल लेंथ में, ठीक है। इस चीज़ को आप एकदम ध्यान से रख लीजिएगा। तो जहां इमेज पहले फॉर्म करता था वही इमेज उसका बाद में भी पानी में भी डाल दो, उसका इमेज वही फॉर्म करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको भी देख सकते हो। क्या पूछा आपसे, NH4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, मतलब हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन, ये आपको दे दिया है, मतलब अमोनिया सल्फेट में आपका पूछा है कितने आपका एटम है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कितने एटम है दिख रहा है यहाँ पर, देखो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन कितने एटम है, तो एक यहाँ पर देखो, सॉरी नाइट्रोजन पर कितने आइटम है, 2 आइटम दिख रहा होगा, 2, यानी नाइट्रोजन आपके 2 आइटम हो गए। हाइड्रोजन कितने आइटम हो गए, तो 4 यहाँ और 2 यहाँ है, तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और यहाँ पर आपका सल्फर कितना है, 1, और ऑक्सीजन कितना है,
4, तो जोड़ लो कितना 8 4 12, 1 13, 2 15, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा आपसे, स्वयं को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, मतलब मोमेंटम इज मेजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम किसका होता है प्रोडक्ट, तो ये होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो ये भी डायरेक्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। क्या पूछा आपसे, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें, ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, वे पौधा जिनमें पौधा का विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो डैश समूह में संबंधित है, मतलब आपका प्लांट डू नॉट हैव अ डिफरेंशिएट प्लांट बॉडी बिलोंग टू द ग्रुप, तो उसको किस ग्रुप में आपको कैटेगरी में मतलब बोला जाता है, ये आपका क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पूरा प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका प्लांट है वो आपका 5 ग्रुप में डिवाइड होता है, ठीक है। 5 ग्रुप में जो डिवाइड होता है, जिसका नाम मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक होता है आपका थैलोफाइटा, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाइलोफाइटा, क्योंकि उसमें आपका ये नहीं होते हैं, विभिन्न अंग उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर जो आपका 5 होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये सब भी आपका देखो यहाँ पास आपको दिख जाएगा, एक थैलोफाइटा भी होते हैं, एक आपका बैरोफाइटा होते हैं, और एक आपका पेड्रोफाइटा भी होते हैं, और ये आपका नहीं होते हैं, ये आपका नहीं होता है। तो 3 यहाँ हो गया, और एक आपका सुने होंगे एंग्नोस्पर्म, और एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म। तो आपसे पूछ भी लिया जाता है कि कितने आपके प्लांट के ग्रुप में डिवाइड होते हैं, तो 5 उसका आंसर होगा। क्लियर है। फिलहाल यहाँ पर आपसे पूछा था कि कौन सा आपका विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते, मतलब कौन सा पौधे में, मतलब कौन सा समूह में, तो इसका आंसर क्या होगा थैलोफाइटा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, ये आपका न्यूमेरिकल है। तो यहाँ पर आपसे क्या ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। क्या पूछा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंड, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मल अभी क्वेश्चन सब दिख रहे हैं, बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका अगर आप देखोगे ना एएलपी का प्रीवियस ईयर का जो भी पेपर और ग्रुप डी का में साइंस के क्वेश्चन, वो ज़्यादातर अब आपका ना क्या बन रहा है, थ्योरिटिकल क्वेश्चन बन रहा है। अगर आपको थ्योरी की नॉलेज है तभी जाके आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि आपको नॉर्मल सा कुछ क्वेश्चन बनते थे प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन, अब आपका थ्योरिटिकल ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो थ्योरी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे सब थ्योरिटिकल बेस है, ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार होना है। तो यहाँ पास अगर मैं बोलूँगा, अगर आप लोगों को थ्योरेटिकल अगर अच्छे से समझना है तो आप 9-10 का एनसीईआरटी किताब लेके अच्छे से पढ़ सकते हो, जहाँ पर आपको अच्छे खासा नॉलेज मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सा एसिड होता है रेड एंट में, तो ये चीज़ हमको पता है कौन सा एसिड होता है, तो ये मेरा होता है फॉर्मिक एसिड। अब यहाँ पास फॉर्मिक एसिड का अगर मैं लिखूँ, मगर मतलब इसको अगर फॉर्मूला लिखूँ तो क्या होता है मेरा HCOOH होता है, ये COH ग्रुप के आता है। अब यहाँ पर इसका अगर इसका केमिकल नाम की बात करो तो ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, पूछ लिया जाता है फॉर्मिक एसिड का केमिकल नाम क्या है, क्योंकि केमिकल नाम आपका बनते हैं। तो इसका केमिकल नाम मेरा क्या हो जाता है, तो मेरा हो जाता है मिथोनोइक एसिड, ठीक है, मिथोनोइक एसिड इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल नेम में। और कॉमन नेम की बात करें तो ये तो आपका फॉर्मिक एसिड होते ही है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते जल्दी से। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी देख सकते हो। क्या पूछा है आपसे, नेम द मेटल दैट कैन बी इजिली कट विद अ नाइफ, ठीक है, उस धातु का नाम बताया जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो ये आपको पता होगा सोडियम, ठीक है, सोडियम वाले कुछ भी ग्रुप में आपका जो भी आपके ग्रुप में आते हैं, जैसे कि आपका सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये सारे एलिमेंट को आप इजीली काट सकते हैं, ठीक है। मगर ज़्यादातर आपसे डायरेक्ट सोडियम दे के ही पूछता ऑप्शन में। अगर आपका सोडियम ना दे के पोटासियम दे दे तो क्या करिएगा, मतलब के दे दे तो क्या कीजिएगा, आपका पोटासियम आंसर होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते जल्दी से। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो। क्या बोला आपका, एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, मतलब द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ एटम इज इक्वल टू, तो बेसिक सा ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये किसके बराबर होती है, तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर है। अब यहाँ पास आपका होता क्या है मैं बता देता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है, आपका जो भी आपका कोई आपका एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट, ठीक है, मतलब आपका मास नंबर, तो वो मास नंबर किसके बराबर होता है, तो ये आपका मास नंबर कोई भी एलिमेंट का वो किसके बराबर होगा, तो सम ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे आप क्या बोला है, क्या बोला था, न्यूट्रॉन के बारे में पूछा था, तो ये न्यूट्रॉन को इधर ही रहने दो, ये मास नंबर उस एलिमेंट का और माइनस क्या हो जाएगा P, मतलब M माइनस P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
बात समझो। तो यही तो चीज़ दिया था, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब यहाँ देखो एटॉमिक नंबर है और यहाँ पास मैंने क्या लिखा P, तो आपको पता होना चाहिए जो भी एलिमेंट का मेरा एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होता है। मतलब हम बोल सकते हैं जो मेरा एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। बात समझ रहे? तो ये चीज़ को याद रखना। अगर आपसे पूछता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है कोई भी एलिमेंट का, तो उसी एलिमेंट का जो भी जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वही उसका एलिमेंट होता है, एलिमेंट नंबर। क्लियर है? चलिए